नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। बाल हमारी न केवल सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि अगर बाल सिर पर रहें तो हमारा आत्मविश्वास भी बना रहता है। लेकिन कई कारणों से हमने देखा कि उम्र से पहले ही बाल झड़ने लगे हैं और पिछले कुछ दशक की अगर हम बात करें तो बाल झड़ने की जो समस्या है अब आम हो चुकी है। कम उम्र के बच्चों में भी ये शिकायत देखने को मिल रही है कि बाल तेजी से झड़ रहे हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा समस्या होती है ये कि फिर इसका उपचार क्या हो, क्या गिरते हुए बालों को वापस लाया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी समस्याओं को लेकर आज हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। और बालों की समस्याओं से जुड़ी समस्या का समाधान करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिल्ली एम्स के जाने माने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रकाश खुंटे। डॉक्टर प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर प्रकाश, एक अहम भूमिका होती है डर्मेटोलॉजिस्ट की जब वो स्किन या हेयर की समस्या को लेकर जो लोग पहुंचते हैं उनका समाधान देते हैं। बालों के झड़ने की जो अगर हम बात करते हैं तो ये समस्या आप देखिए कि अब आम हो चुकी है। पहले के समय में उम्रदराज लोगों के ही हमने देखी बात होती थी, लेकिन अब स्कूल और कॉलेज के बच्चों में भी ये समस्या, क्या कारण देखते हैं आप? जी, आपने सही कहा कि आजकल जो बालों की समस्या है बहुत तेजी से बढ़ रही है और बहुत यंग एज में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जो आजकल चेंज हुई हैं वो हमारा खान पान, रहन सहन और इन्वायरमेंट है। हमारे अगर सराउंडिंग में देखें तो आपको हर जगह हर चीज़ें पॉल्यूटेड दिखेंगे, ठीक है। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है खान पान। आप देखेंगे कि आजकल के बच्चे जो हैं या यंगस्टर या टीनेज जो है ये बाहर का खाना, जंक फूड ये बहुत ज़्यादा प्रिफर करते हैं बजाय घर के खाने के, जिसके कारण न्यूट्रिशन तो इनको मिलता नहीं है, बस पेट भर जाता है। इसके कारण हमारे बालों को भी पोषण नहीं मिल पाता और ये सारी परेशानियां बहुत ही अर्ली एज में शुरू हो जाती हैं। अगर हम बात करें रहन सहन की तो देखिए इन आजकल स्मोकिंग, अल्कोहल, केमिकल यूसेज, सैलून में कुछ प्रोसीजर्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी बढ़ गई हैं जिसके कारण हेयर फॉल काफ़ी देखने को मिलता है। बिल्कुल, ये तो महत्वपूर्ण कारण डॉक्टर साहब आपने बताया, लेकिन यहाँ पर कारण के साथ साथ थोड़ा लक्षण पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि सामान्य तौर पर हमने ये कहते सुना है कि अगर आपके दिन में 100 बाल गिरते हैं तो वो सामान्य है। क्या ये मिथ है या सच्चाई है, या कब हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब ये सामान्य नहीं, एबनॉर्मल स्टेज हो सकती है? जी, सो देखिए 50 से 100 बाल हम मानते हैं कि ये कॉमन है और इसका रीज़न ये है कि हमारे जो बाल होते हैं वो एक साइकिल में होते हैं। एक ग्रोथ फेज़ होता है, एक ट्रांजिशन फेज़ होता है और एक झड़ने वाला फेज़ होता है, क्योंकि ये नॉर्मल लाइफ सेल्स है जो गिरते हैं फिर नए आते हैं, फिर गिरते हैं फिर नए आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बाल गिरने के बाद वापस नहीं आते, ठीक है। तो इसके कारण हमारे बाल कम दिखने शुरू हो जाते हैं समय के साथ, ठीक है। सो कुछ लक्षण होते हैं जिसको हमको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर आपके बाल बंचेस में गिर रहे हैं, अगर आप कॉम कर रहे हैं और बहुत सारे बाल आपके हाथ में आते हैं, आप शैम्पू कर रहे हैं, बहुत सारे बाल आपके हाथ में आते हैं, इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है। अगर आपको गंजापन नज़र आ रहा है या आपके बाल पतले होते जा रहे हैं, जैसे अगर आप देखेंगे कि घने थे पहले बाल आपके, जो आपकी चोटी होती थी वो कुछ साल पहले बहुत मोटी होती थी बट वो पतली हो गई, बीच के मांग चौड़े होते जा रहे हैं आपके, खासकर फीमेल्स में हम देखते हैं कि बीच का जो मांग है बहुत चौड़ा हो जाता है, बिल्कुल उनके सिर दिखने, जो स्कैल्प है वो विजिबल होने लग जाता है। ऐसे कंडीशन में हमको ये समझ जाना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है बॉडी में जिसके कारण हमारे हेयर फॉल है और ये नॉर्मल हेयर फॉल से ज़्यादा है। तब ऐसे कंडीशंस में हमको एक्सपर्ट का ओपिनियन या फिर डॉक्टर से मिलना चाहिए। बिल्कुल। और ये जो बालों के झड़ने की जो टेंडेंसी होती है डॉक्टर प्रकाश, वो कितने तरीके से बाल झड़ते हैं? क्योंकि कई पैटर्न हमने देखे कि बाल झड़ते हैं, केवल पतले हो जाते हैं वहां तक तो समस्या है, लेकिन कई जगह पर कम, कहीं पर बहुत ही ज्यादा और कहीं तो बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो कितने तरीके से झड़ते हैं बाल और क्या? ये दोनों चीजें मेल और फीमेल में डिफरेंट होती हैं, ठीक है। मेल में अगर हम देखें तो आम गंजापन या आम, जिसको हम हमारे लैंग्वेज में मेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं, ये काफ़ी कॉमन है। इसका एक पैटर्न होता है, बहुत ही सिंपल सा पैटर्न होता है। अगर आप आसपास लोगों को देखें तो आप देखेंगे कि साइडों के बाल पहले झड़ते हैं उनके, ठीक है। उसके बाद फिर क्राउन
जो टॉप हमारा सिर का टॉप होता है वहाँ के बाल झड़ जाते हैं। तो इनिशियली ये पतले होते हैं फिर झड़ते हैं, तो आपको एक पैटर्न नज़र आएगा इस पे। फीमेल्स में ऐसा नहीं होता, फीमेल्स में बहुत अलग तरीके से बाल झड़ सकते हैं। कई बार उनके बाल, जैसे आपने बताया अभी कि बीच से कुछ लोगों के बाल कम हो जाते हैं, ये पतले हो जाती है, तो एक पैटर्न हुआ। लेकिन इसके अलावा उनके ग्लोबल थिनिंग भी होती कई फीमेल्स में, ठीक है। कई बार सिंपल बाल झड़ते रहते हैं, बालों की मोटाई या उनके डेंसिटी में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो कई लोगों के बाल सिर्फ झड़ते रहते हैं लगातार, ठीक है, और धीरे धीरे समय के साथ कम होते जाते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें कुछ और भी पैटर्न्स मिलते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे एक कंडीशन हम जिसको बोलते हैं एलोपेशिया एरियाटा, जो बहुत ही कॉमन कंडीशन है, और एक ये ऑटो इम्यून कंडीशन है बेसिकली। सो इस कंडीशन में आपको पैचेस दिखने लग जाते हैं बालों पे, एक सर्कुलर पैच कुछ जगह पे आपको ये एक बीमारी है। इसके लिए भी आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर सही समय में इसका इलाज नहीं किया गया तो बढ़ भी सकता है ये प्रॉब्लम, है ना, सारे सिर पे फैल सकता है। ऐसे ही कुछ इन्फेक्शंस भी होते हैं जिसमें इस सर्कुलर पैटर्न में हमको हेयर लॉस के पैचेस दिखते हैं। कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारियां भी होती है जिसमें हम देखते हैं कि पेशेंट अपने बालों को खुद खींचते रहते हैं। ये कुछ एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें हम देखते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर के पास जाने वाले सवाल पर तो मैं आगे पहुंचूंगी डॉक्टर साहब, अभी तो मुझे लग रहा है कि जानकारी ज्यादा से ज्यादा मैं आपसे ले सकूं। ये जो बहुत सारे कारण आपने बताया और लक्षण भी आपने बताया, इसके अलावा भी क्या ऐसा होता है कि अगर किसी गंभीर बीमारी का इलाज चल रहा है उस दौरान, या प्रेगनेंसी के दौरान, या डिलीवरी के बाद ये प्रॉब्लम होती है? टाइफाइड जैसी बीमारी में भी कहा जाता है कि बाल झड़ जाते हैं लेकिन वो वापस आ जाते हैं, या किसी मेडिसिन का रिएक्शन की वजह से भी बाल झड़ता है, क्या कुछ ऐसे भी क्राइटेरिया होते हैं हेयर फॉल के? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, हमारे बालों के झड़ने के 5-6 मेन कारण होते हैं। एक तो हमने डिस्कस किया कि एक मेल पैटर्न बाल्डनेस या एक अनुवांशिक बाल्डनेस जिसको हम बोलते हैं वो होता है। ऐसे ही फीमेल्स में भी होता है। ये अनुवांशिक जो चीज़ें होती हैं फीमेल्स में भी होती हैं, जिसमें एक पैटर्न हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा इलनेस या डिजीज़, अगर बॉडी में कोई भी आपको इलनेस है या कोई परेशानी है, उसके कारण भी आपके बाल बहुत तेज़ी से झड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कई बार हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, ये खासकर हमको फीमेल्स में देखने मिलता है। एक काफ़ी कॉमन कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं PCOD प्रॉब्लम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसमें जो ओवरी फीमेल्स में होती है उनमें सिस्ट बन जाता है और इसके कारण हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि पेशेंट को एक सिम्टम कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है, जैसे उनको मोटापा आने लग जाता है, मुहासे आते हैं, आपको फेशियल हेयर्स आने लग जाते हैं, मतलब चेहरे पे बाल आने लग जाते हैं, और साथ ही बहुत सीवियर हेयर फॉल होने लग जाता है। ये एक कॉज है, बहुत कॉमन कॉज है जो हम रोजमर्रा में देखते हैं। आजकल हम इंडोर भी काफ़ी रहते हैं जिसके कारण विटामिन डी डेफिशिएंसीज काफ़ी कॉमन देखने को मिलती है, खासकर जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं या फिर जो ऑफिशियल जॉब जिनका है उनमें ये काफ़ी कॉमन देखा गया है। बिल्कुल। मुझे लगता है डॉक्टर साहब अब हमें थोड़ा सा चर्चा ट्रीटमेंट वाले पार्ट पर भी जाना चाहिए। ट्रीटमेंट वाले पार्ट को अगर हम डिस्कस करते हैं तो शुरुआत यहाँ से करें कि अगर बाल आपके झड़ रहे हैं, ऐसे समय में अगर आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो क्या जो झड़े हुए बाल है वो वापस आ सकते हैं? एक सामान्य जिज्ञासा होती है जिनके हेयर फॉल होते हैं। जी बिल्कुल, अगर सही समय पे आपने अपने प्रॉब्लम को पहचान लिया और सही समय में आपने अपना इलाज शुरू कर दिया तो आपके बाल वापस आ भी सकते हैं और रुक भी सकते हैं। देखिए, कई घरेलू उपचार भी हम घरेलू चीज़ें भी बताते हैं पेशेंट को जिससे वो जनरल केयर कर सकते हैं अपने बालों के। अगर शुरुआती दौर पे उनके बाल झड़ रहे हैं, जैसे कि आप केमिकल यूसेज कम करिए, ठीक है। जैसे आपके शैम्पूज, कंडीशनर ये सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री ये होने चाहिए। सैलून के प्रोसीजर ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करिए, जैसे कि आप स्ट्रेटनिंग करवाते हैं फीमेल्स या कलर करवाते हैं अपने बालों पे। आजकल काफ़ी कॉमनली यंगस्टर कलर करते हैं बालों पे। स्मूदनिंग हो गई या कोई केराटिन ट्रीटमेंट हो गया, ये सारे ट्रीटमेंट काफ़ी डैमेजिंग होते हैं हेयर्स में। इनफैक्ट घर में लोग आयरनिंग जो करते हैं, हॉट आयरनिंग या कर्ली करते हैं अपने हेयर को या स्ट्रेट करते हैं, ये सारे बहुत डैमेजिंग होते हैं बालों के लिए, क्योंकि ये बालों के बॉन्ड को तोड़ देते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसको बचाने के लिए, अवॉइड करने के अलावा घर में जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको गीले बालों में जैसे कंघी ना करें, ठीक है, या आप बहुत टाइट बालों को बांधें नहीं, ठीक है। मॉइस्चराइज करने के लिए आप हेयर ऑयल कर सकते हैं, बट डैंड्रफ है तो डेफिनेटली हम उसके लिए अवॉइड करने बोलते हैं हेयर ऑयल को। बट हेयर ऑयलिंग से थोड़ा मॉइस्चर मिलता है बालों को, थोड़ा सा आपको मसाज करते हैं तो ब्लड फ्लो बढ़ता है। तो ये कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं जो आप कर सकते हैं। कर्ड वगैरह आप लगा सकते हैं, ये भी एक मॉइस्चराइज़र होता है बालों के लिए, वो भी आप लगा सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि जैसे फ्रेंड्स ने ये बता दिया, किसी आस पड़ोस के लोगों ने बता दिया, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन ठीक है, आप डॉक्टर
से सलाह लीजिए, वो आपको सारी चीजें बता देंगे। बिल्कुल। तो घरेलू इलाज के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण चर्चा भी हम कर रहे हैं डॉक्टर प्रकाश से। अब ये जानने की जरूरत होगी, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिससे हमारे जो गए हुए बाल हैं वो वापस आ सकते हैं या फिर गंजापन दूर हो सकता है। इससे जुड़ी जानकारी भी मैं लूंगी। लड़कियों के बालों के झड़ने से रोकने के लिए बहुत सारे उपाय डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन आज ये समस्या लड़कों की भी है डॉक्टर साहब, और उनको भी क्या कुछ ऐसे घरेलू उपाय आप बताएं कि जिससे वो अपने बालों की देखभाल कर सकते हैं जब तक कि वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे हैं। जी, जैसे अभी हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था कि आजकल कलर बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। तो यंगस्टर में आप देखेंगे बिकॉज सोशल मीडिया और ये जो माइक्रो मीडिया आ गई है आजकल, जिसमें लोगों को बहुत प्रेजेंटेबल रहना पड़ता है, तो आजकल कलर, वैक्स, हेयर जेल्स, बहुत सारे ऑयल्स आते हैं मार्केट में जो फ्रेग्रेंस या फिर केमिकल से भरपूर होते हैं। ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। हेयर फॉल हो गया है और सही समय पर अगर डॉक्टर के पास पहुंच गए हैं डॉक्टर साहब, तो यहाँ पर अब थोड़ा सा ट्रीटमेंट को हम डिस्कस करें कि क्या कुछ जो शुरुआती कदम होते हैं उसमें क्या मेडिसिन इफेक्टिव होती है कि हेयर फॉल रुक जाए? जी बिल्कुल। डॉक्टर यूजुअली जब भी कोई पेशेंट उनके पास जाता है तो पहले सारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। कई बार ज़रूरत कुछ ब्लड टेस्ट की भी रहती है, क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज वगैरह रूल आउट करना होता है, या कोई डिजीज़ होता है, थायराइड हो गया या फिर कुछ ऑटोइम्यून कंडीशंस हो गए बॉडी में, तो ऐसे रूल आउट करने के लिए कई बार वो ब्लड टेस्ट भी लिखते हैं। दवाइयाँ अवेलेबल हैं और बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो बालों को रीग्रोथ दे सकती है, हेयर फॉल रुक सकता है, आपके बाल वापस भी आ सकते हैं। तो ये दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके जो जांच है वो कई बार ये होता है कि जड़ों को देखकर आप लोग जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, तो क्या ऐसी संभावना होती है तब हम दवा पर जाते हैं? जी, ज़्यादातर देखिए मरीज़ जो होते हैं वो काफ़ी अर्ली स्टेज में ही आ जाते हैं हमारे पास, और वो दवाइयों से हम उनको काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। खासकर ये जो मेल पैटर्न बाल्डनेस या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस होता है, जो अनुवांशिक होता है, इसमें दवाइयाँ लगातार लेनी होती हैं, क्योंकि ये अनुवांशिक है, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है। अर्ली स्टेज में आने के बाद ये होता है, हमने दवाई स्टार्ट कर दी, पेशेंट ने लेना शुरू कर दिया, और वो हम जैसे बोलते हैं उनको कि जब तक आपको बाल अच्छे से रखने हैं तब तक आप लीजिए, या लाइफ लॉन्ग रखने हैं तो लाइफ लॉन्ग लीजिए, उसमें कोई साइड इफेक्ट या कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से हम दवाइयाँ शुरू करके आगे मेंटेनेंस फेस में डाल सकते हैं पेशेंट को। तो ज़्यादातर पेशेंट तो इस कैटेगरी में होते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा लेट आते हैं, जिनको और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास कुछ और भी थेरेपीज़ आजकल जो नया इन्वेंशन हम अगर माने तो हो गया है, जैसे कि PRP थेरेपी आजकल काफ़ी फेमस थेरेपी है, जिसको हम फुल फॉर्म जिसका है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। बेसिकली हम इसमें कुछ पेशेंट के 10-20 ml ब्लड ले लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करके जो उसके प्लेटलेट्स होते हैं उसको निकाल के हम वापस स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं, जिससे बेसिकली ये देखा जाए तो एक ग्रोथ फैक्टर जैसा काम करता है जो बालों को स्टिमुलेट करता है। तो ये अगर बहुत सीवियरली बाल झड़ रहे हैं किसी के, या फिर थोड़ा गंजापन भी साथ में आ गया है, तब ये अच्छा काम करता है। ये सब ट्रीटमेंट है। इसके अलावा और भी ट्रीटमेंट जैसे मीजोथेरेपी आजकल बहुत ही कॉमनली यूज होता है क्लिनिक्स में, या फिर अगर आप देखें तो लेजर ट्रीटमेंट भी आजकल आ चुका है इसके लिए। देखिए, अगर गंजापन आ गया है पूरा, तब तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, जिसको हम बोलते हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। ओके, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी बेसिकली एकमात्र सोल्यूशन है जो परमानेंट सोल्यूशन है। बाकी जिसकी भी हमने अभी तक बात की, दवाइयाँ हो चाहे प्रोसीजर्स हो, ये सारी ट्रीटमेंट जब तक आप लेंगे तब तक आपको फायदा देगा, क्योंकि सारी ट्रीटमेंट बेसिकली अनुवांशिक जो हमारा हेयर फॉल हो रहा है उसी के लिए बनाई हुई है। अगर टेम्पररी हेयर फॉल है वैसे तो ठीक हो जाता है, 3 से 6 महीने आप दवाई लीजिए। अगर प्रेगनेंसी के बाद किसी के बाल झड़ रहे वो ठीक हो जाएगा, कोई बीमारी है उसको ठीक कर दीजिए, वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन जो गंजापन है उसमें अगर दवाई काम नहीं कर रही है, तब हम आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी पे। ठीक है, तो ये एक परमानेंट सोल्यूशन है। बिल्कुल। हेयर ट्रांसप्लांट को डॉक्टर साहब मुझे लगता है मैं समझना चाहूंगी कि हेयर ट्रांसप्लांट वास्तव में है क्या और ये किस तरीके से पूरी प्रक्रिया होती है? जी देखिए, अगर आपने नोटिस किया होगा तो चाहे पेशेंट लोगों की एज कितनी भी हो, चाहे वो 70 ईयर्स के हों चाहे 75 ईयर्स के हों, आपने देखा होगा उनके पीछे के बाल रहते हैं। ठीक है, आपने ये नोटिस किया होगा, सामने के बाल कितना भी उनका चला जाए, कितना भी उनको गंजापन आ जाए, जो ये पीछे के बाल होते हैं बेसिकली ये हमारे परमानेंट हेयर्स होते हैं।
ये इसलिए होता है, ये जो अनुवांशिक जो हेयर लॉस का जो प्रॉब्लम है, जिसको मेल पैटर्न हेयर लॉस हम बोलते हैं, इसमें हमारा जो मेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये काम करता है। बेसिकली हमारे पास बालों की जड़ों में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक और हार्मोन में कन्वर्ट होके, जिसको हम DHT डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट होकर अटैच होता है, और ये रीजन होता है हमारे बालों को पतला करने का। ठीक है। अच्छा। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारे बालों के पिछले हिस्से में, स्कैल्प के पिछले हिस्से में नहीं होते हैं। तो ये जो बाल है, अगर मैं इसको सामने लगा दूं या जहां भी मेरे को गंजापन है वहां लगा दूं, ये परमानेंट ही रहेंगे। ये अपना कैरेक्टर मेंटेन करके रखेंगे, जिस कंसेप्ट को हम डोनर डोमिनेंस कंसेप्ट बोलते हैं ट्रांसप्लांट के लैंग्वेज में। ये परमानेंट सॉल्यूशन तो है डॉक्टर साहब, लेकिन ट्रांसप्लांट सर्जरी को लेकर लोगों के बीच में मिथ बहुत ज्यादा है, और मुझे लगता है कि इलाज से पहले मिथ तोड़ना बहुत जरूरी है जागरूकता के लिहाज से। लोगों को ये लगता है कि अगर सिर के ऊपर ट्रांसप्लांट का हेयर ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो हमारे ब्रेन पर इसका असर होगा, हमारी आंखों की रोशनी कम हो सकती है, या हमारे दिमाग की नसों में इसका असर पहुंच सकता है। तो मुझे लगता है कि ट्रीटमेंट से पहले इसको ही आप एक्सप्लेन कर दीजिए। जी देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है और बहुत ही सुपरफिशियल सर्जरी है। ठीक है, एक तरीके से समझिए कि ये स्किन की सर्जरी है। इसमें कोई ना ही हम ब्रेन के अंदर जा रहे हैं, ना ही हम किसी ऐसी बड़ी नसों को टच कर रहे हैं जिससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। आप सिंपल सा लॉजिक इसमें ये है कि जो हमारा हेयर है उसका डेप्थ हमारे स्किन पे 4 to 5 mm ही होता है। ठीक है, इतने ही डेप्थ में हमको जाना होता है। जो भी चीज़ें हमारी हो रही है इस डेप्थ में ही हो रही है। तो बेसिकली स्किन के नीचे हमारे पास फैट लेयर है, हमारे पास मसल्स की लेयर है, उसके बाद हमारे पास कुछ फेशियाज जिसको हम बोलते हैं वो होता है, उसके बाद बोन होते हैं, उसके नीचे और भी लेयर्स होते हैं, फिर हमारा ब्रेन आता है। तो इतना डीप हमारा ब्रेन है। बेसिकली ब्रेन सर्जरी के लिए हमको की होल सर्जरी करना पड़ता है, बोन के अंदर जाना पड़ता है। तो ये बिल्कुल मिथ है, एक बहुत बड़ी भ्रांति है इसके बारे में, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में, कि इससे नुकसान होता है ब्रेन में या आंखों के ऊपर। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी सर्जरी है, बहुत ही सुपरफिशियल सर्जरी है, किसी भी बड़े वेसल्स को हम टच भी नहीं करते इस सर्जरी में। डॉक्टर साहब, ये जो सर्जरी है क्या एक बार में ही सारा कुछ हो जाता है या इसके लिए भी कई स्टेप्स में जाना पड़ता है पेशेंट को? जी बिल्कुल, इसमें यूजुअली 2 से 3 सेशंस लगते हैं। अगर हमको ये डिपेंड करता है आपके बाल्डनेस के ऊपर, आपके बाल्डनेस कितनी है। ठीक है, ज्यादातर देखिए पेशेंट जो आते हैं अर्ली स्टेज में आते हैं बाल्डनेस के, तो सामने का ही बाल उनका झड़ा हुआ रहता है। तो उस कंडीशन में तो सिर्फ 1 दिन की सर्जरी में ये हो जाता है। ठीक है, और ये जो सर्जरी होती है उसके बाद बाल जो है आपके 6 से 8 महीने में वापस आ जाते हैं। परमानेंट बाल होते हैं और नेचुरल बाल होते हैं। ये इसको आप काट सकते हैं, ये वापस ग्रो करेंगे, फिर आप इसको ट्रिम कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा हेयर स्टाइल कर सकते हैं। तो ये नेचुरल होते हैं, बेसिकली खुद के बाल होते हैं ये। अच्छा, इसकी जो घनापन होगा, यानी कि इसकी जो डेंसिटी होगी, उसको किस तरीके से डिसाइड करते हैं आप लोग, और इसके लिए कितना वक्त लगता है और क्या सावधानी हमको रखनी पड़ती है सर्जरी के बाद? देखिए, हेयर जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है ये बेसिकली एक तरीके का नेचुरल रीस्टोरेशन ही है ना। तो डेंसिटी तो हम कोशिश करते हैं कि जो एक्चुअल डेंसिटी जैसी थी पेशेंट की वैसे ही आए। बट देखिए क्या है कि हमारे जो ग्राफ्ट की जो बालों की डेंसिटी है, ओरिजिनल डेंसिटी जो नेचुरल तरीके से हमको मिली हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और जब सर्जरी हम करते हैं वो एक तरीके से हम डॉक्टर्स द्वारा की गई है या इंसान द्वारा की गई है। भगवान जितना डेंसिटी तो हम नहीं दे सकते, बट डेफिनेटली इसका जो कंसेप्ट है, इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो नेचुरल डेंसिटी का ही है। और नेचुरल डेंसिटी हम 50% डेंसिटी में अचीव कर जाते हैं। अगर हमने 50% रिस्टोरेशन हेयर का कर दिया है, मतलब मान लीजिए अगर 100 बाल है आपके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, हमने 50 भी डाले वहां पर, तो आपको नेचुरल डेंसिटी ही दिखेगी। ऐसा लगेगा कि नहीं, आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर कभी बाल गए थे आपके, बिल्कुल नेचुरल तरीके से वो वापस आ जाते हैं। बिल्कुल। पीआरपी को लेकर भी थोड़ा सा एक सवाल और पूछूं मैं डॉक्टर साहब कि पीआरपी अगर कर रहे हैं तो क्या इसके लिए भी सीटिंग्स की जरूरत पड़ती है, या फिर एक बार कराने के बाद भी अगर सक्सेस रेट नहीं मिल रहा है हमको, तो क्या इस कंडीशन में दोबारा या तिबारा भी किया जा सकता है? देखिए, पीआरपी जैसे मैंने बताया ये मेंटेनेंस थेरेपी की तरह है। जब तक आप इसको लेते रहेंगे तब तक ही आपको फायदा रहेगा। तो इसको आप मल्टीपल सेशंस में ही लेते हैं। दूसरा, आप जब तक चाहे बाल को अच्छा रखना तब तक ले सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक सपोर्टिव थेरेपी आपके मेडिकेशंस के लिए। जब आप मेडिसिन ले रहे हैं और साथ में आपको रिस्पॉन्स थोड़ा कम आ रहा है, या फिर आप चाहते हैं कि मेडिसिन ज्यादा ना ली जाए, तब आप पीआरपी की तरफ देखते हैं।
ठीक है, अगर हम मेडिकेशन और पीआरपी दोनों को कंबाइन कर दे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट थोड़ा बेटर मिलता है, इसलिए हम ये करते हैं। और इसको भी आप रेगुलर बेसिस पे जैसे आप दवाई ले रहे हैं वैसे इसको भी लिया जा सकता है। इसके ना कोई साइड इफेक्ट है, ना ही कोई बाहरी चीज़ इसमें यूज़ होती है, इसमें खुद का ब्लड यूज़ होता है, तो ये नेचुरल प्रोसेस है, तो इसको लाइफ लॉन्ग भी लिया जा सकता है, जब तक चाहें तब तक। पेशेंट्स यूजुअली 1 साल 1.5 साल का हम थेरेपी साथ में पेशेंट को बोलते हैं लेने के लिए, जब भी वो मेडिकेशन ले रहे हैं। अच्छा, इस तरीके की जो समस्या है उससे हमेशा के लिए तो निजात लास्ट ऑप्शन हमारे पास में सर्जरी ही है, लेकिन अपने बालों को घना रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए क्या कुछ खान पान या मेडिसिन जो ऐसी है, विटामिन मिनरल्स जो हम ले सकते हैं, मुझे लगता है टिप्स के तौर पर आपको देना चाहिए हमारे दर्शकों को। देखिए, अगर मैं बात करूं खान पान की, अगर आपके बाल नॉर्मली झड़ रहे हैं, मतलब आपको कोई गंजापन नहीं है या आपको कोई बीमारी के सिम्टम्स नहीं है, सो आपका जो डाइट है, आप जो डेली रूटीन में आप जो लेते हैं वो काफ़ी होता है, ठीक है, उसमें आपको सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। बशर्ते आप बाहर का ज़्यादा नहीं खा रहे हैं, आप घर का ही ज़्यादा खा रहे हैं, रोटी चावल सब्जी जो हम खाते हैं। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एफ्लुएंट फैमिलीज जो होती है, इसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यूजुअली नहीं होता है बाकी चीज़ों की, अपार्ट फ्रॉम विटामिन डी और B12 जो प्योर वेज होते हैं उनमें हो जाता है कई बार। सो ऐसे कंडीशन में जो हम नॉर्मल खाना खाते हैं वो काफ़ी है, आप रोटी सब्जी चावल खाइए। इसके अलावा अगर आपको कुछ खाना है तो आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, बादाम, वॉलनट्स हो गए। इसके अलावा आप स्प्राउटेड ले सकते हैं, जो पल्सेस होते हैं उसमें काफ़ी प्रोटीन और विटामिन B12, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जैसे पनीर या घी या फिर आपकी जो होल मिल्क होता है वो आप ले सकते हैं। इसको, ये सब सारी चीज़ें हमारे हेयर को या स्किन को या पूरे बॉडी को अगर माने तो बहुत हेल्प करता है, हेल्दी रहता है। जी बिल्कुल। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब आज आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार। तो बालों की देखभाल करना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। तो अपने खान पान का ध्यान रखिए, अपना रूटीन को ध्यान पर रखिए, और अगर बाल लगातार झड़ रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।